सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। और हमने सैम्पलिंग के अंदर 25 क्वेश्चंस कर लिए थे और आई होप आप लोगों ने जो चैप्टर मैंने पढ़ाया वो पूरा कंप्लीट कर लिया होगा और उसके बाद क्वेश्चन लगाना थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो AS लेवल की भी है। तो क्लासेस थोड़ी देख लेना, ठीक है। और जिन स्टूडेंट ने क्लासेस कोर्स नहीं ले रखा, जिनके पास नोट्स है या फिर कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत ध्यान दे लेना कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई है वो यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ का थोड़ा सा मैटर रहेगा। क्योंकि देखिए, आप बुक्स इस चीज़ को बुकिस होकर नहीं कर सकते। जितनी चीज़ें आप पढ़ोगे उसको अंडरस्टैंड आना चाहिए, वरना तो आपके सामने कुछ भी रखा जाएगा वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना है। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन यानी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, रहित प्रतिचयन यानी विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, सरल यादृच्छिक प्रतिस्थापित सहित, यानी यहाँ पे दोनों ही चीजें हमारे पास अप्लाई हो रही है, ठीक है। प्रतिस्थापित सहित है, विथ रिप्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे OR करना पड़ेगा, यहाँ पे R हो जाएगा। प्रतिचयन से अच्छा है क्योंकि ये सरल है, इसमें प्रतिदर्श आसानी से प्राप्त होता है, ये अधिक दक्ष है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ये जो C ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इफिशियंट ज्यादा है। अगर हम ये विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, इफिशियंट ज्यादा होगा विद रिप्लेसमेंट से। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हम एक यूनिट को चयन कर लेते हैं, ठीक है। चयन करने के बाद वापस उसी चीज में मिला देते हैं और वो वापस हम जो है सैंपल ले रहे हैं। तो एक चीज अगर 2 बार सिलेक्ट होती है तो ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, सैंपल जो है उपयुक्त नहीं रहेगा। इसलिए जो विदाउट रिप्लेसमेंट है वो ज्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन प्रतिस्थापित सहित एवं सरल यादृच्छिक प्रतिचयन प्रतिस्थापित रहित दोनों दे दिया। प्रतिदर्श माध्य का प्रसरण क्रमशः क्या दिया हुआ है, V1 V2 दिया हुआ है और K दिया है, यानी हमें प्रसरण दे रखा है V1 V2 और K बराबर हमें दिया है कि अगर V2 डिवाइड करते हैं हम V1 से तो हमारा जो K का मान है वो क्या आ सकता है। हमने जो V1 ज्ञात किया है वो किससे ज्ञात किया है, वो हमने किया है, देखिए ऐसा कर सकते हैं हम, SRS WR डिवाइड बाई SRS WOR, यही बोला हुआ है, ठीक है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो आपका सहित है उसकी बात करूँ तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, एस स्क्वायर बराबर हमारे पास फॉर्मूला रहता है n इंटू आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायर और बटे क्या होता है n-1 होता है, यही फॉर्मूला रहता है। अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1 आपका स्मॉल n आएगा 1 बटे n, ठीक है। और ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायर होता है। अगर इसको हम सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, अगर यहाँ पे लें हम तो हमारे पास क्या आएगा, जो n बटे n इंटू n और ये n-n हो जाएगा, क्लियर है, इंटू एस स्क्वायर। अगर इसको हम आगे सोल्व आउट करें, जैसे अगर हम बात करें इसकी जो हमारी फ्रैक्शन है, सैम्पलिंग फ्रैक्शन n बटे n होता है, तो उसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं 1 माइनस एफ बटे n, ठीक है। और ये एस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है अगर हम इसको सोल्व आउट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, अगर हम n माइनस n स्मॉल n है ये और n इंटू n, और हमारे पास ऊपर क्या बचा था, ऊपर हमारे पास था, सॉरी यहाँ पे एस स्क्वायर भी है ना, एस स्क्वायर ऊपर हमारा था, जो हम बात कर रहे हैं n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायर और बटे n-1, ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, के जो है ना, एक वैल्यू ज्यादा, के की वैल्यू क्या आएगी 1 से, ठीक है, बराबर 1 तो नहीं होगा, और के की वैल्यू कम होगी 1 से, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। के का मान जो होगा 1 से कम होगा, ठीक है। अगर हम इनके मध्य जो प्रसरण के जो है उनका अनुपात करेंगे तो ये से कम आएगा, 1 से कम आएगा के की वैल्यू, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से प्रतिचयन प्रायिकता पर आधारित नहीं है। अच्छा, प्रतिचयन की जो विधियां हैं वो 2 विधियां हैं, एक तो रैंडम है, ठीक है, प्रायिकता पर आधारित नहीं है, एक रैंडम होती है और एक क्या होती है, नॉन रैंडम। तो रैंडम जो होती है वो प्रोबेबिलिटी पे आधारित होती है। अगर मैं रैंडम की बात करूं तो आप इसमें किस किस को रख सकते हो, एक तो स्ट्रेटिफाइड है जिसको हम सतरित बोलते हैं, एक सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक, क्लस्टर, मल्टी स्टेज, एरिया, ठीक है, इन चीजों को रख सकते हैं। अगर हम नॉन रैंडम की बात करें तो नॉन रैंडम के अंदर आपको कौन कौन सी याद है, एक तो प्रोपोजिव है और सुविधाजनक भी है, कोऑटो भी है, सेल्फ सेलेक्टेड है, एक्सटेंसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सरल यादृच्छिक तो आपके आ गया प्रोबेबिलिटी पे, सतरित है ही, सह उद्देश्य गुच्छ क्लस्टर आपकी रैंडम पे आती है। तो ये जो सह उद्देश्य है, जो आपका प्रोपोजिव है, वो आपकी प्रायिकता पे आधारित नहीं है, नॉन प्रोबेबिलिटी है, नॉन रैंडम पे आती है। यहाँ पे बोला है कि स्ट्रेटिफाइड जो रैंडम सैम्पलिंग है में आंकलक का जो न्यूनतम प्रसरण करने वाला जो नियंत्रण है, जो लोकेशन है, वो कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है। नेमन, देखिए नेमन का जो ऑप्टिमम लोकेशन है वहाँ पे आपको एसओ के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हालांकि संगणक में आपको जो ये है इसके ऊपर नहीं मिलेगा, फिर भी मैंने जो है कोर्स के अंदर करवाया हुआ है, तो आप वो देख लेना। इसमें जो है नेमन का जो नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम प्रसरण पूछा हुआ है, ठीक है। नेमन जो ऑप्टिमम लोकेशन है वो हो जाएगा। जो नेमन अनुकूलतम है वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसके द्वारा जो हम जो प्रतिदर्श माध्य का जो प्रसरण प्राप्त करते हैं ना, वो वेरिएंस सबसे कम होता है। इसके द्वारा जो हम माध्य का प्रसरण यानी वेरिएंस जो ज्ञात करेंगे वो क्या होगा, सबसे न्यूनतम होगा।
ठीक है। और इसका प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब आपकी जो प्रति 10 की इकाइयां हैं उसकी लागत जो है ना सभी सत्रों में बराबर मानी जाती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, सर्टिफाइड सैंपलिंग को हम किस वर्गीकरण में रखेंगे? अच्छा, देखिए ये भी आपका नियंत्रित प्रति चयन में, इसका थोड़ा सा जो है डायग्राम मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, नियंत्रित और जो अनियंत्रित है इसमें भी हमने पढ़ा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। चलिए, एक और क्वेश्चन आया है आपके पास। समष्टि को 3 सत्रों में विभाजित किया गया है। तो 16, 24, 60 जो है ये इकाइयां हैं। इसमें 25 परिणामों को एक प्रतिदर्श लिया जाता है। समानुपात नियंत्रण विधि से प्रत्येक स्तर में ली गई इकाइयों की संख्या क्या है? अब एक बात सोचिए कि हमारे पास टोटल जो इकाइयां हैं वो कितनी है? वो हमारे पास 100 है, और 100 में से हम कितनी ले रहे हैं? 25। अनुपात क्या है? 4:1 है। यानी हर 4 इकाई में से हम 1 ले रहे हैं। तो 16 में से हम कितनी लेंगे? 4 लेंगे। 24 में से हम कितनी लेंगे? 4 का डिवाइड कर दो 6 लेंगे। 60 में से कितनी लेंगे? 15 लेंगे। तो 4, 6, 15 जो है आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। कितने सत्रों को बनाना उचित होगा, किस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अच्छा, जितने स्तरों का नंबर कम होगा उतना अच्छा होगा, तो ये पहला ही तो डायरेक्टली गलत है। अधिक होगा उतना खराब होगा, नहीं उतना खराब नहीं होगा, ये अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया। जितने स्तरों का नंबर अधिक होगा उतना अच्छा होगा, सी ऑप्शन सही है। किसी भी स्तरों में पदों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। ठीक है, तो सिंपली हो गया। चलिए, क्लस्टर सैंपलिंग का प्रयोग साधारणतः जब किया जाता है, जब क्या हो? क्लस्टर सैंपलिंग का प्रयोग तब हम जब करते हैं, देखिए इस चीज को भूल जाइए थोड़ा सा, मैं जो बता रहा हूँ उसको देखिए। जब इकाइयां क्या हो? दूर दूर हो। जब इकाइयां दूर दूर हो, जब इकाइयों की पहचान करना मुश्किल हो, दूर दूर इकाइयां हो, पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल हो। ठीक है, करना मुश्किल हो। दूसरी बात करें, हम तीसरा पॉइंट की बात करें, तो आखिरी चरण की इकाइयों का जो है प्रति चयन फ्रेम में उपलब्ध ना हो, या फिर जो समूह में या क्लस्टर की इकाइयों के बीच जो है ना विषमता हो। जब हमें पूरी समष्टि के बारे में सही जानकारी ना हो, तब हम जो है गुच्छों या क्लस्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसमें फिर हम क्लस्टर बनाते हैं। चलिए, यहाँ पे तो हो जाएगा गुच्छ प्रतिचयन का, जब प्रतिचयन फ्रेम में उपलब्ध नहीं हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं। इकाइयां अच्छी तरह क्रमबद्ध हो, ये हमारे सही नहीं है। आखिरी चरण की इकाइयों को प्रतिचयन फ्रेम में उपलब्ध नहीं हो, वह इकाइयां अच्छी तरह से क्रमबद्ध हो, तो दोनों ऑप्शन तो गलत नहीं होंगे। ये वाला सही है, लेकिन इसके साथ ये आ गया तो ये गलत हो गया। यदि प्रतिदर्श का आकार अधिक करते जाएं तो मानवीय भिन्नता कम हो जाएगी, यानी जो ह्यूमन जो बाइसनेस है वो कम हो जाएगी। वह होगा, वो कौन सा होगा वो हमें बताना है। देखिए, यहाँ पे हम सरल की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन बाइसनेस नहीं आएगी। ठीक है, ये भी आपकी रैंडमली है, ये भी रैंडम पे है, ये भी रैंडम पे है, लेकिन जो प्रपोजिव है वो आपकी क्या होती है? नॉन रैंडम होती है। इसमें अगर हम जितना ज्यादा डेटा लेंगे तो उसमें क्या होगा? बाइसनेस, ह्यूमन बाइसनेस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको विद एग्जांपल समझाया था कि अगर मान लीजिए कि अगर जैसे मान लीजिए किसी बड़ी पोस्ट पे 10 पोस्ट है, तो वो क्या कर सकते हैं? जो प्रभावी लोग हैं वो इन सीटों को क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं अपने पास, दबाव बना सकते हैं, फ्रॉड हो सकता है। अगर मैं वही सीटें अगर मैं कर दूं 10,000, तो क्या उनके पास 10,000 लोग होंगे अपने? ठीक है, ये विधि कौन सी है? पर्पोजिव है, यानी यहाँ पे पर्पज होता है। तो पर्पज में तो वो अपना पर्पज पूरा करेंगे पहले, है ना। अगर ज्यादा हम इसको बढ़ा दें, जो साइज है उसको बढ़ा दें, तो क्या वो उनका पर्पज पूरा हो जाएगा? हाँ, उसमें पूरा भी हो जाएगा, लेकिन जो बाइसनेस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इतने लोगों को वो बाइस नहीं कर सकते, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए अच्छा एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से जिस विधि में प्रतिदर्श के मध्य के प्रसरण का अनबाइस्ड आंकलन नहीं किया जा सकता वह कौन सी है? देखिए, जो सिस्टमेटिक सैंपलिंग है ना उसके अंदर जो है सैंपल मीन ऑफ वेरिएंस का हम अनबाइस्ड एस्टिमेटर नहीं कर सकते। ठीक है, ये अभिन्नता आंकलन क्या है? ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, तो ये आपका जो है सिस्टमेटिक सैंपलिंग होगा, इसमें सी ऑप्शन। त्रुटियां इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि हमने समष्टि का एक भाग ही अवलोकन किया। इन त्रुटियों को कहते हैं प्रतिचयन त्रुटि कहेंगे, डेफिनेटली प्रतिचयन त्रुटि होगी। और सैंपलिंग एरर होता कैसे? यही तो होता है, जैसे मान लीजिए कि मुझे इंडिया का कुछ सैंपल लेना है, ठीक है, और मैंने इस भाग का सैंपल लिया है, तो ये तो साउथ वाले हैं। ठीक है, साउथ वाले जो लोग होते हैं वो ज्यादा एजुकेटेड मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे जो है ना ये त्रुटि किसकी वजह से हो रही है? सैंपल की वजह से हो रही है। मैं फॉर एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है, इसको समझाने के लिए, ताकि आप लोग समझ पाओ कि एक भाग लेने से क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपका सैंपल एरर है, सैंपलिंग एरर है। ठीक है, चलिए इसको हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम डेटा को ज्यादा बढ़ा दें, ठीक है, ज्यादा डेटा को बढ़ाएंगे तो हमें ज्यादा पता चल सकेगा कि जो लोग हैं कितना स्तर है। जैसे मान लीजिए कि एक गांव में अगर आप थोड़ा ही डेटा ले रहे हो तो आपको वही लोग ज्यादा मिलेंगे जो जो ज्यादा एक्टिव है, और ज्यादा एक्टिव होंगे वो लगभग पढ़े लिखे लोग भी होंगे। ठीक है, अगर हमने ज्यादा गांव में ही ज्यादा डेटा लिया तो हमें पता चलेगा कि जो लास्ट जो होगा व्यक्ति वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हुआ है। उससे तो है आपका जो सैंपलिंग एरर है वो कम हो जाता है। यदि किसी इकाई का चयनित करने की विधि को स्तर दिया गया है तो उस सतरण विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए इसको देखिए, सत्रों की संख्या जानना, सत्रों में प्रतिदर्श क्या बोला भाई? यदि किसी इकाई को चयनित करने की विधि का स्तर दिया गया हो तो उस सतरण विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? देखिए, सतर विधि के अंतर्गत अगर हम चयन करते हैं तो हमें किस बातों का ध्यान में रखना होता है? एक तो सत्रों की संख्या, ठीक है,
नंबर ऑफ जो आपके स्तर है, स्ट्रेटा है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज टू स्ट्रेटा भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सत्रों में प्रतिदर्श का आकार का जो एलोकेशन है वो किस तरह का है। और जो चौथा है वो सत्रों को ज्ञात करना था लागत प्रसरण में कम हो, ठीक है। जैसे सैम्पलिंग वेरिएंस को है मिनिमाइज करना फॉर द गिवन कॉस्ट, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये 3 पॉइंट है। आगे हम बात करते हैं कि यदि के प्रतिचयन अंतराल है तो जो क्रमबद्ध प्रतिचयन है में प्रतिदर्श माध्य का अनबाइज्ड एस्टिमेटर क्या होगा। देखिए यहाँ पे n लेसर देन n के है और n ग्रेटर देन n के है। यहाँ पे n के बराबर होना चाहिए वो, हाँ ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं तो दोनों सही होंगे। वैसे तो n बराबर n के ही होता है, क्योंकि जब आप बात करते हो लीनियर सिस्टमेटिक जो सैम्पलिंग, उसमें जो k होता है वो किसके बराबर होता है, n/n होता है। अगर मैं इस k को ज्ञात करना चाहूँ तो आप ये कह सकते हो n बराबर n के हो जाएगा ये, ठीक है, ये कह सकते हो आप। और सही, जब हम सर्कुलर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है ना वो बराबर नहीं होगा n के, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे जो हमें दे रखा है ना उसको उसके अकॉर्डिंग अनबाइज्ड एस्टिमेटर यदि समग्र, अच्छा क्लियर है यहाँ पे आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सी प्रतिचयन विधि पीपीएस प्रतिचयन विधि का एक विशेष स्वरूप है, जबकि पीआई आपका P1/n i बराबर 1, ठीक है। तो ये किसका भाग है ये पूछा हुआ है, तो ये आपका सरल यादृच्छिक रैंडम सैम्पलिंग का ही है, पीपीएस बोला हुआ है, ठीक है। तो एक बार देख ले, जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूं ये थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि ये लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आप लोग अगर क्लासें की हैं तो यहाँ से भी है ना आप क्वेश्चन बना लोगे आराम से। जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ से आप लोगों को क्या क्या करवाया हुआ है, देखिए ये मैंने करवाया हुआ है आपको, ये भी करवाया हुआ है, ये भी करवाया हुआ है, और ये वाला बताया हुआ है। हालांकि क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर सकते हो आप इस चीज़ को, और ये भी करवाया हुआ है, ये भी, ठीक है। ये समानुपात वाले तीनों फॉर्मूले करवाए हुए हैं, नेमन भी करवाया हुआ है, ठीक है। समानुपाती प्रोपोर्शनल वाला भी करवाया हुआ है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।